नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं पद्मस्निशा और मैं बता रही हूं व्याकरण की वो मूलभूत बारीकियां जिससे आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो हिंदी भाषा को, हिंदी को लिखने में आपको न तो वर्तनी की दिक्कत आएगी और ना ही इसके उच्चारण में कोई समस्या आएगी। कल हमने अपने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भाषा क्या होती है, भाषा कैसे मनुष्य के लिए जरूरी है। तो भाषा की ही कुछ और विशिष्ट बातें, जैसे भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा कौन कौन सी भाषा होती है और व्याकरण क्या है, व्याकरण के क्या क्या अंग हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कि मैं भाषा के प्रकार शुरू करूं, मैं भाषा के पूर्व रूप यानी भाषा के पहले जो रूप आता है बोली, उसके बारे में बताना चाहती हूं। बोली क्या है? बोली और भाषा में यह अंतर है कि बोली भाषा का बचपन है। अब जैसे भारत में एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले दो कोस पर बानी, यानी भारत में इतनी सांस्कृतिक समृद्धता है, इतनी ज़्यादा हम विभिन्नता समेटे हुए हैं कि अगर हम भौगोलिक रूप से एक कोस 1 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के करीब होता है, अगर हम एक कोस चलते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है। आपने सुना होगा ना, बचपन से दादी नानी कहती थी अगर आप कहीं घूम कर आते थे तो कि अच्छा पानी बदला है ना, इसलिए सर्दी खांसी तो होगी। तो ये पानी बदलना, क्योंकि हम जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के पानी की तासीर अलग होती है, स्वाद अलग होता है, इसीलिए कहा जाता था पानी बदलने से तबीयत खराब होती है। और हम कहीं से घूम कर आते थे तो जनरली हमें खांसी सर्दी हो जाती थी, तो ये कारण है। और वैसे ही 2 कोस अगर चलें तो हमारी बानी बदल जाती है। बानी मीन्स बोली। बोली पर मैंने कल भी बताया था, आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि भाषा पर स्थानीयता का प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे भौगोलिक रूप से हम भ्रमण करते हैं या सड़क मार्ग से जब आप घूमने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली भाषा जो है वो भाषा एक ही हिंदी भाषा भी अगर आप लें तो अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो अलग तरह की हिंदी सुनने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश गए हैं तो अलग तरह की हिंदी सुनने को मिलेगी, महाराष्ट्र गए हैं तो अलग तरह की हिंदी सुनने को मिलेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो सोनी टीवी पे, सब टीवी पे आने वाला एक सीरियल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत फेमस है, मुझे उसका विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं बहुत फेमस सीरियल है। उसमें आप देखिए, सोढ़ी भी हिंदी बोलता है, जेठालाल भी हिंदी बोलता है, भिड़े भी हिंदी बोलता है और अय्यर भाई भी हिंदी बोलते हैं। सबकी हिंदी अलग अलग है। अय्यर भाई की हिंदी पर, चूंकि वो दक्षिण भारतीय हैं, तो दक्षिण भारत का प्रभाव है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बोली जो होती है उस पर स्थानीयता का जरा ज़्यादा प्रभाव होता है। अब क्या है कि बोली, जैसे बच्चा जब 10वीं 12वीं में होता है तो उसका कोई एक तरह से उसका दिशा निर्धारित नहीं होती उसकी कि वह किस फील्ड में आगे जाएगा। 12वीं के बाद धीरे से जब वो अपने फील्ड ऑप्ट करता है तब पता चलता है कि वो किस फील्ड में जाएगा। तो उससे पहले बच्चे को पता नहीं होता। बोली भी इसी तरह है। बोली जो होती है उसमें न साहित्य रचा जाता है, न तो उसमें बहुत व्याकरण की कोई नियम लागू होते हैं, लेकिन जब वही बोली एक बड़े क्षेत्र में बोले जाने लगती है और उस बोली के मानक तय हो जाते हैं कि व्याकरण के इसमें क्या नियम लगेंगे, उसमें बहुत सारी साहित्य की रचना होने लगती है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं बोली भाषा का प्रारंभिक रूप है। भाषा एक नदी की तरह होती है मित्रों। वो कहीं ऐसे उसको एक आयरन केज में बांध कर, एक समय काल में बांध कर नहीं रख सकते। आज से 20 साल पहले यही हिंदी नहीं थी, आज से 20 साल बाद हिंदी की
संरचना वही नहीं रहेगी जो आज है। तो हिंदी में या किसी भी भाषा में बदलाव आते रहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम जाएंगे तो उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। तो बोली क्या है? भाषा का पूर्व रूप है, और वही भाषा जब बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो वो भाषा कहलाने लगती है। हिंदी भी पहले खड़ी बोली कहलाती थी। खड़ी बोली से हिंदी, जब इसके व्याकरण के नियम निर्धारित हो गए, जब इसमें सुधार किए गए, इसकी वर्तनी तय हो गई, तब इसे भाषा कहा जाने लगा, और इसमें नो डाउट साहित्य की रचना होने लगी। तो बोली हमने जान लिया, भाषा हमने जान लिया। अब भाषा कई तरह की होती है। एक मातृभाषा होती है, मातृभाषा जिससे बच्चा सबसे पहले जन्म के बाद परिचित होता है। जैसे हम हो या आप, हमने लोरियां जिस भाषा में सुनी होती है वही हमारी मातृभाषा होती है, हमारी माँ की भाषा। भले ही वह बोलचाल में भाषा उपयोग में घरों में न लाई जा रही हो, लेकिन लोरियों में हमारी मातृभाषा ही आती है। उसके बाद होती है राजभाषा। राजभाषा राजकाज चलाने के लिए, जैसे ऑफिसेस के काम चलाने के लिए, या पत्राचार कैसे होगा, आप अगर पुलिस विभाग को एक लेटर देना चाहते हैं तो आप किस भाषा में दे सकते हैं, उसे राजभाषा कहा गया। इस बाबत हमारे संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और हिंदी में राजकाज किया जाना मान्य हुआ। उससे पहले अंग्रेजी और फारसी में राजकाज होता था। राजकाज चलाने के लिए, चूंकि हमारा देश आप जानते हैं अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तो राजकाज चल रहा था किसमें? अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी को भी मान्यता देकर रखा गया, क्योंकि ऑल ऑफ सडन एकाएक अगर हम बंद कर देंगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। तो इसलिए तो हिंदी राजभाषा हुई। अब भाषाएं अनेक हैं, अंग्रेजी भाषा है, मलयालम है, मराठी है, कन्नड़ है, पंजाबी है। इस तरह से कितनी भाषाएं हमारे देश में? 22 भाषाएं हैं हमारे देश में। हमारे देश में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जो बोलियां विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती हैं, उनको अंकित किया गया है और उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। इस तरह भोजपुरी, बोडो, कई भाषाएं अभी 10 साल के अंदर जो है वो भाषा बनी है, बोलियां भाषा बनी है। अब देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक मौखिक है, जैसे अभी तक मैंने जो भी बातें आपको बताई वो मौखिक भाषा में बताई। जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो मौखिक सुनते हैं, किसी का भाषण हम सुनते हैं मौखिक सुनते हैं, फ़ोन पर बात हम करते हैं मौखिक भाषा है। लेकिन जब हम भाषा को पढ़कर, लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अखबार का पढ़ना, आप जब शहर में निकलते हैं, दुकानों के नाम, तो वो सब लिखित भाषा है। तो मौखिक और लिखित भाषा के 2 रूप हैं। अब आप थोड़ा सा इस बात को समझिए। अगर मैंने आपको यह इशारा किया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे चुप रहना है, या मैंने यह इशारा किया तो आप समझ गए होंगे बैठ जाने के लिए मैं कह रही हूँ। लेकिन क्या संकेत भाषा होती है? नहीं। तो हमने समझा संकेत को भाषा नहीं कहते, इशारों को भाषा नहीं कहते। भाषा 2 ही तरह की होती है, मौखिक और लिखित। अब देखिए ट्रैफिक लाइट पर, जैसे ट्रैफिक लाइट पर हम खड़े होते हैं, रेड बल्ब जलता है, हमें पता तो चल जाता है, हमें संप्रेषित हो जाता है कि हमें रुकने का इशारा किया गया है। तो वो भी भाषा होनी चाहिए? नहीं, वो संकेत है।
मैंने कम्युनिकेट के साथ साथ संप्रेषित भी बोला। मैं यह जानबूझकर करती हूँ, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए मेरी बात, क्योंकि ज़्यादातर साधारण तौर पर हम संप्रेषण आदि शब्दों की जगह कम्युनिकेशन शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं हिंदी शब्द को भी दोहराती हूँ ताकि आपका शब्दकोश बढ़े, आपका शब्द भंडार बढ़े, और जब आप कहीं सुने, कहीं या बोलने का मौका लगे तो आपको ऐसा न लगे कि ये शब्द तो मैंने सुना नहीं है। ठीक है, तो अब हो गए किस संकेत से, चूंकि संप्रेषण नहीं होता इसलिए वो भाषा नहीं है। अब हम आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण किसे कहते हैं? अब देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को ठीक ठाक चलाने के लिए किसी भी नियम की जरूरत पड़ती है, नियमों की जरूरत पड़ती है। भारत में संविधान क्या है? हमारा राष्ट्र नया नया बना तो हमें एक नियमावली की जरूरत थी, एक नियम की कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, भारत के नागरिक कैसे होंगे, उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे। तो ये सब नियम है। संविधान क्या है? नियम है। और ये नियम की जो पुस्तिका है वो हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए जरूरी है। वैसे ही किसी भी भाषा को, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, एक व्याकरण के विस्तृत नियम लगते हैं उसमें। ऐसा बोलने पर सही होगा, ऐसा बोलने पर गलत होगा, इस अनुसार वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, इस अनुसार वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। तो व्याकरण के, अब हम अगले वीडियो में व्याकरण के अंगों पर बात करेंगे। देखिए व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अंग प्रकार नहीं, अंग का मतलब है व्याकरण को हम 3 खेमे में बांट सकते हैं, 3 खांचे में बांट सकते हैं। तो एक है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों पर विचार करते हैं, उसके लेटर्स पे, जो भाषा की इकाई है। फिर शब्द विचार है, वर्ण को जब जोड़ते हैं, इसे अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को जब जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। कौन से शब्द सही हैं, कौन से शब्द गलत हैं, कौन से शब्द हैं भी या नहीं हैं, कौन से शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ये सब हम शब्द विचार में करते हैं। और तीसरी चीज है वाक्य विचार। कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य पद है, कौन सा वाक्य कहलाने के लायक ही नहीं है। तो ये सब हम वाक्य विचार में करते हैं, इस पर विचार। तो अगले वीडियो में मैं आपको वर्ण बताऊंगी, वर्णमाला बताऊंगी। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उनका क्या शुद्ध उच्चारण है, कैसे उच्चारित होते हैं, क्या तरीका है, ये सब। और एक अंतिम बात, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगता है और लगता है कि यह आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, यह मूलतः प्राथमिक बच्चों के लिए, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए है, तो अगर आपको लगता है तो आप लाइक भी जरूर करेंगे। थैंक यू।